हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर डी शर्मा बुक के चैप्टर नंबर 11 सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो देखिए, सर्कल के बारे में पढ़ने से पहले क्लास 10th का जो भी टॉपिक है सर्कल, उसको पढ़ने से पहले हमें क्लास 9th में जो हमने सर्कल पढ़ा था उसकी पहले हम रिविजन करेंगे। उसमें जो भी हमने थ्योरम पढ़ी थी पहले उसका डिस्कशन लेंगे। उसके बाद हम क्लास 10th में जो हमें सर्कल में बेसिकली पढ़ना है उसके बारे में समझेंगे। सो हमने इस वीडियो में जो हमें समझना है वो है क्लास 9th के सर्कल की थ्योरम्स। उसके बाद में हम अगली वीडियो में जो हमारे क्लास 10th के चैप्टर से रिलेटेड है उसे हम समझेंगे। तो आइए अपनी इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, क्लास 9th की बुक में यह चैप्टर नंबर 15 हो सकता है। इसके अलावा क्या पता नया एडिशन आ गया हो तो उसके अकॉर्डिंग यह चैप्टर नंबर कुछ और भी हो सकता है, लेकिन टॉपिक जो है वो सर्कल ही है। सो सबसे पहले हमें समझना है सर्कल क्या होता है। तो बेसिकली सर्कल क्या है? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट। सर्कल क्या है? कुछ पॉइंट्स की वो कलेक्शन है जो कि किसी प्लेन पर एक गिवन कांस्टेंट डिस्टेंस से, कहां से, कोई एक फिक्स पॉइंट से बनाई जाती है। यानी कि एक ही हमारा फिक्स पॉइंट हो गया, यहां से बहुत सारे उन छोटे छोटे पॉइंट्स की वह कलेक्शन जो कि इस पॉइंट ओ से सेम दूरी पर रहते हैं, इन्हें हमने क्या नाम दिया? इन सभी पॉइंट की कलेक्शन से मिलने वाली जो फिगर बनेगी इसे हमने सर्कल का नाम दिया। जो फिक्स पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं सेंटर, और जो कांस्टेंट दूरी यहां से किसी भी पॉइंट के अबाउट जो भी कांस्टेंट दूरी होगी इस सेंटर से, उसे हमने नाम दिया रेडियस। सो बेसिकली रेडियस का हमने नाम दिया और हमने यहाँ पर सेंटर समझ लिया। अब देखिए, ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन क्या कहती है सर्कल की? सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। सर्कल क्या है? किसी एक गिवन पॉइंट का लोकस है विच मूव्स, यानी ये पॉइंट वो है। अब इसका एक लोकस है, वह पॉइंट जो कि इस गिवन प्लेन में इस तरीके से घूम रहा है कि इसकी फिक्स पॉइंट से जो दूरी होगी वह हर केस में सेम ही होगी। सो इसे हमने क्या नाम दिया? सेंटर बोला। और इसे पूरे जो लोकस है उसे हमने क्या नाम दिया? सर्कल का नाम दे दिया। यानी उस पॉइंट के लोकस को हमने क्या नाम दिया? सर्कल का नाम दे दिया। सो अब जब हम कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री, जब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी उसमें हमने वर्टिसेस को x1 y1 इस तरीके से नोट किया था, नोटेशन दी थी। सेंटर को, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को जब हम नोटेशन देते हैं तो बीच में यहाँ आता है सेंटर और इसके बाद में जो लिखा जाता है वह आता है यहाँ रेडियस। सो इस तरीके से हमें यहाँ पर लिखना रहता है, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स को कुछ हम इस तरीके से दिखाते हैं। सो बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। कोऑर्डिनेट्स अपनी जगह पे अलग है, अगर इसके कोऑर्डिनेट 2,3 है तो यही रहेंगे, लेकिन रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से हम करते हैं। सेंटर सर्कल की यहाँ पर आता है सेंटर और यहाँ पर आ जाता है हमारा रेडियस। सो देखिए, यहाँ पर नोटेशन इसी तरीके से दी गई है। अ पॉइंट पी सेट टू लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन दी सर्कल। सर्कल क्या है? O, R, वेयर O इज द सेंटर एंड R इज द रेडियस। सो अब देखिए, अब आगे समझते हैं इसके इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट। ये सारा का सारा डिस्कशन क्लास 9th की बुक का है, आर डी शर्मा की बुक का है। सो देखिए, इसके अंदर जो भी पॉइंट होंगे इंटीरियर कहलाएंगे। ऑन दी सर्कल, यानी कि इस लोकस इस वाले पर, यहाँ पर इस प्लेन के इस सर्कल वाले पॉइंट पर जो भी होंगे यानी सरकमफेरेंस पे होंगे, इसे हम ऑन दी सर्कल बोलेंगे। और आउटसाइड होंगे तो इसे एक्सटीरियर पॉइंट हम कहेंगे। इसके बाद में हमें समझना है कंसेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं? वह सर्कल जिसकी रेडियस भले ही अलग हो लेकिन उसके सेंटर कॉमन ही होता है, यानी कि जिसका सेंटर सेम है उसे हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। हमने आर्क पढ़ी थी। सो आर्क क्या होता है? किसी भी सर्कल का कोई भी एक पीस उठा लिया जाए तो यही अपने आप में क्या है? आर्क के बराबर, यानी कि इसी को हम क्या बोल देते हैं? आर्क कह देते हैं। आर्क को डिनोट करते हैं तो जैसे P1 P2 एक आर्क है तो इसके ऊपर कुछ इसी तरीके का हम सिंबल भी बना देते हैं। सो देखिए, हमने इसी तरीके से सिंबल बना दिया PQ और इस पर आर्क यहाँ पर लगा दिया। लेंथ ऑफ एन आर्क, P से Q तक की दूरी को हम बोलेंगे PQ और Q से P तक की दूरी को हम बोलेंगे QP। और आर्क है इसलिए हमने इसमें क्या कर दिया? इसी तरीके से सिंबल हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। सेंटर एंगल, जो सेंटर के साथ में और आर्क के पॉइंट के बीच में जो एंगल बनता है इसी को हमने नाम दे रहा है सेंटर सर्कल, सॉरी सेंटर एंगल। माइनर आर्क, तो माइनर आर्क और मेजर आर्क दो तरह की आर्क है। तो माइनर आर्क कौन सी होती है? वह आर्क जो कि कलेक्शन है सभी उन पॉइंट्स का जो कि लाई ऑन एंड ऑल्सो इनसाइड अ सेंट्रल सर्कल, यानी सेंट्रल सर्कल के अंदर की तरफ जो एरिया आ रहा है उस पर बनने वाली जो आर्क होगी, यानी कि इस आर्क को हमने क्या नाम दिया? माइनर आर्क। तो जो बच गई वह क्या हो जाएगी? मेजर आर्क। डिग्री ऑफ मेजर ऑफ एन आर्क, तो देखिए इस आर्क से PQ एक आर्क है, इससे बनने वाला जो सेंटर पे एंगल होगा इसे हमने नाम देना है मेजरमेंट PQ और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? थीटा के बराबर होगी। सो
अगर आर्क माइनर आर्क किस तरीके की वैल्यू दे रहे हैं, 85 दे रहा है, तो बची हुई कौन सी वैल्यू हो जाएगी 360 में से हम 85 घटा देंगे तो ये मेजर आर्क की मेजरमेंट हमें पता चल जाएगी, यानी डिग्री कितनी होगी, डिग्री मेजर यहाँ से हम आसानी से निकाल लेंगे। कॉर्ड क्या होता है, किसी भी लाइन सेगमेंट, कोई भी एक लाइन सेगमेंट जो कि 2 पॉइंट से मिलकर बनी हो किसी सर्कल के अंदर। तो देखिए ये सर्कल है, अब सर्कल के अंदर किसी 2 पॉइंट पर इसे क्या नाम दे देंगे हम, इसे हम बोलेंगे कॉर्ड। ये भी एक कॉर्ड है, यहाँ भी कहीं पर भी अगर हम 2 पॉइंट को मिला दें इस सर्कल के अंदर तो इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, कॉर्ड नाम हम दे देते हैं। अब देखिए ये हमारी अगर कॉर्ड है तो इसका कोई सेंटर भी होगा इस सर्कल का, इस सर्कल के सेंटर से पास होने वाली इसे भी हम क्या नाम देंगे, कॉर्ड। और ये ऐसी कॉर्ड है जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा है, यानी मैक्सिमम लेंथ वाली कॉर्ड है, और इसी मैक्सिमम लेंथ वाली कॉर्ड को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर का जो आधा होता है उसे हम बोलते हैं रेडियस, यानी कि OQ क्या हो जाएगा, रेडियस के बराबर यह दूरी हो जाएगी। सो सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ गिवन सर्कल। अब यहां तक हमने इस चीज को समझ लिया। सेमी सर्कल क्या होता है, पूरे सर्कल का आधा हिस्सा क्या कहलाता है, सेमी सर्कल कहलाता है। सो ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, इसे अगर हम जोड़ देंगे तो एक हमारा क्या बन जाएगा, पूरा होल सर्कल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। जैसे हमने मेजर आर्क माइनर आर्क समझी थी उसी तरीके से सेगमेंट भी होती है। तो माइनर सेगमेंट वह सेगमेंट, देखिए PQ एक कॉर्ड है जो कि किसी सेंटर सर्कल, यानी कि O इसका सेंटर है, रेडियस जिस सर्कल की R है। PQ क्या कर रहा है, 2 अलग अलग भागों में इसने सर्कल को डिवाइड कर दिया। सो ईच ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो इसे हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, इसे बोलेंगे माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट कब, जब वो मेजर आर्क से मिलकर बनी होगी। माइनर सेगमेंट कब बोलेंगे, जब वो माइनर आर्क से मिलकर बनी होगी। तो इतनी चीज थी जो कि हमने क्लास 9th में समझी थी। अब इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स भी हैं, इस पर भी हम आते हैं। सो अब हम आ जाते हैं थ्योरम्स पर। तो देखिए सबसे पहले हमें इससे पहले क्या समझना है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंसी जब भी हम किसी भी चीज की बात करेंगे, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो कोई और फिगर हो, तो कॉन्ग्रुएंसी यह बताती है कि अगर ये गिवन ट्रायंगल है, सो हम एक ऐसा ट्रायंगल बनाए जो कि इसके ऊपर ठीक पूरी तरीके से इसी के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए, और पहले वाले ट्रायंगल जो कि इसके नीचे था उसे पूरी तरीके से ढक ले। तो ऐसा फिगर हमारी कहलाती है कॉन्ग्रुएंट। अब चाहे वो सर्कल हो चाहे वो ट्रायंगल हो। सो कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या है, वह सर्कल जब वह पूरी तरीके से उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा और एग्जैक्टली कवर कर लेगा। ऐसा नहीं कि ये हमारा छोटा सर्कल है, इसके ऊपर बड़ा सर्कल बना दे तो कवर तो ये फिर भी हो गया, लेकिन एग्जैक्टली कवर नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, एग्जैक्टली कवर करना है, यानी कि ऐसा सर्कल जो कि ठीक इसके ऊपर पूरी तरीके से सुपर इम्पोज हो जाए। कॉन्ग्रुएंट आर्क उसी तरीके से, जैसे हमने एक आर्क PQ है, एक और आर्क लीजिए MN जो कि इसके ऊपर पूरी तरीके से सबमर्ज हो जाए, तब हम बोलेंगे ये आर्क कैसे कॉन्ग्रुएंट आर्क है। सो हमारी पहली थ्योरम क्या कहती है, पहली थ्योरम ये क्लास 9th की सारी थ्योरम को एक साथ ले लिया गया है। सो देखिए पहली थ्योरम यह कहती है इफ 2 आर्क ऑफ अ सर्कल, यदि किसी सर्कल की 2 आर्क, और कौन सा सर्कल हो, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, आर कॉन्ग्रुएंट, तो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी, ये हमें प्रूव करना है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर क्या दे दिया गया, PQ आर्क और RS आर्क बराबर है, और ये सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो जितना यहाँ रेडियस होगा उतना यहाँ रेडियस होगा। तो देखिए ये लेंथ इसके बराबर, ये लेंथ इसके बराबर, यानी OQ बराबर O' बराबर OP। इसके अलावा PQ जो आर्क है वह RS आर्क के बराबर है। अगर ये आर्क बराबर है तो 100% क्या रहा होगा, इस आर्क से बनने वाला ये जो एंगल होगा ये दोनों केसेस में सेम रहेगा। तो अगर हम गिवन ट्रायंगल की बात करें POQ और RO'S की, तो दोनों ही ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे SAS क्राइटेरिया से, और SAS क्राइटेरिया से यदि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो PQ की लेंथ बराबर RS की लेंथ के हो जाएगी। अब देखिए ये आया कैसे, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लास 9th में आपने ये पढ़ लिया था। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब हम क्लास 10th में आएंगे तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट एज इट इज हम यहाँ पर डायरेक्टली पुटअप कर लेंगे। तो ये आते कैसे हैं इसका डिस्कशन हमने यहाँ पर कर लिया। अब देखिए अगर ये आर्क मेजर हो जाती है, यानी कि ये माइनर आर्क अभी हमने इक्वल दिखाई, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मेजर आर्क बराबर हो। सो मान लेते हैं कि यहाँ पर मेजर आर्क बराबर है, यानी कि OP बराबर है SR के। तो अगर ये OP बराबर है SR के और सर्कल का रेडियस इक्वल है तो इसका मतलब PQ बराबर हो जाएगा RS के। सो बस हमें यही बात को यहाँ पर लिख देना है कि यदि मेजर आर्क बराबर है तो माइनर आर्क भी बराबर ही होंगी। तो माइनर आर्क के बेसिस पर फिर अगेन हम इसी तरीके से इसे कर लेंगे। अब अगला क्या कहता है, इफ 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो देखिए यहाँ पे सर्कल की कॉर्ड इक्वल है, यानी PQ बराबर RS है, ये रेडियस, ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, इसलिए का मतलब ये भी बराबर है। तो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए SSS क्राइटेरिया से। इसका मतलब ये जो एंगल होगा इसके बराबर हो जाएगा बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये सारी चीजें क्लास 9th में हमने पढ़ रखी हैं।
सो ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया। अब ये एंगल थीटा बना किस आर्क से? पी क्यू आर्क से, और यहाँ किससे बना है? आर एस आर्क से। इसका मतलब है कि पी क्यू आर्क बराबर हो जाएगी आर एस आर्क के। सो यही बात हमने यहाँ पर लिख देनी है। अब अगर ये मेजर आर्क की बात करता, तो मेजर आर्क में अगर ये एंगल थीटा बराबर इसके है, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा? 360 माइनस का थीटा डैश, और ये एंगल कितना हो जाएगा? 360 माइनस का थीटा। क्योंकि थीटा और थीटा डैश आपस में इक्वल है, तो ये भी एंगल इक्वल होंगे, और अगर ये वाले एंगल इक्वल है तो क्यू डैश पी, क्यू पी, और यहाँ से एस आर, ये भी अपने आप में इक्वल ही हो जाएंगे। थर्ड थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए क्या कहता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। किसी सर्कल से कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी जाए किसी कॉर्ड पर, तो वो सामने वाली कॉर्ड को बाइसेक्ट भी कर देती। बाइसेक्ट का मतलब आधे आधे में मार देती। अब ये कॉर्ड कहीं भी हो सकती है, मान लीजिए ये कॉर्ड है और यहाँ से अगर हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इसे भी ये आधे आधे में बांट देगी। यही हमें यहाँ पर प्रूव करना है। सो देखिए गिवन ट्रायंगल में ये बराबर इसके है, OL कॉमन है, इसके अलावा हमारे पास में क्या कॉमन है? सो देखिए परपेंडिकुलर जो है वो हमने यहाँ पर ड्रॉ करा है, तो ये एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ये रेडियस हो गई और ये साइड कॉमन होगी। तो RHS क्राइटेरिया से हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि राइट हाइपोटेनियस साइड, यानी कि राइट एंगल हो गया, एक हाइपोटेनियस एक इक्वल होगी और दूसरी एक कोई भी एक साइड बराबर हो जाए, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, इसके अलावा ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी बाय CPCT। तो यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इस टाइम पर इसने क्वेश्चन में यह गिवन कर दिया है कि M जो है मिड पॉइंट है, यानी ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर अपने आप ही है क्योंकि यह रेडियस है। OM कॉमन है तो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल बराबर है। अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो हम जानते हैं कि ये क्या स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब है कि दोनों ही एंगल कितने डिग्री के होंगे? 90 के हो जाएंगे। अगला कहता है कि प्रूव करिए कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है दो कॉर्ड की, वो आपस में इंटरसेक्ट करती है कहाँ पर? एट इज सेंटर, वो सेंटर पर ही इंटरसेक्ट करती है। तो देखिए हमने क्या करना है कि हमने मान लिया कि एक सेंटर पर O डैश पर वो लाई कर रही हैं। हमने मान लिया कि इससे जो पास होने वाली जो हमारी दो कॉर्ड है उससे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनना है वो क्या बनना है? O डैश पे, जबकि हमें प्रूव करना है कि O डैश नहीं है, सिर्फ O पर ही लाई करता है। सो देखिए हमने क्या करना है, OL को जोड़ देना, OM को जोड़ देना। इसके बाद में L क्या हो जाएगा? L मिड पॉइंट हो जाएगा PQ का, और SR का मिड पॉइंट क्या हो गया? M हो गया। OL परपेंडिकुलर है PQ पर और OM परपेंडिकुलर है RS पर। अगर ये परपेंडिकुलर हो रही है तो इसका मतलब यह हो गया कि OL और OL डैश ये दोनों ही, देखिए हमने माना OL डैश परपेंडिकुलर है, हमने क्या माना? OL डैश परपेंडिकुलर है, जबकि आज रियल में क्या था? OL परपेंडिकुलर आई है। तो ऐसा तो जब भी पॉसिबल है जब ये O डैश पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा हो? O पर लाई कर रहा हो। बस हमें यही चीज को यहाँ पर मेंशन करके लिख देना है। इसके बाद में देखिए थ्योरम 5, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी हमने पिछली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि 3 पॉइंट होंगे और ये हमें इक्विडिस्टेंट प्रूव करना था, यानी कि कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था और यहाँ पर D मिड पॉइंट हो जाता था। मैंने आपको वहाँ पे समझाया था कि एक सर्कल इस तरीके से जाएगा, सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। वहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि ये क्लास 9 से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो देखिए क्या कहता है, देयर इज ओनली एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट। मान लीजिए कि 3 कोई नॉन कोलिनियर पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट से पास होने वाला एकमात्र एक ही सर्कल पॉसिबल है जो कि इन तीनों पॉइंट से जाकर बनेगा। अब मान लीजिए कि ये 3 पॉइंट है और हमें इससे रिलेटेड एक सर्कल भी फाइंड आउट करना है। सो किस तरीके से हम सर्कल बनाते हैं इसे समझते हैं। तो देखिए हमने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है PQR, 3 पॉइंट, हमने PQ को जोड़ लिया और RQ को जोड़ लिया। इसके बाद में क्या कर देना, इसका बाइसेक्टर इसका बाइसेक्टर, जहां पर भी मीट करेगा वो इनका कॉमन पॉइंट आ जाएगा। अब देखिए अगर हम ध्यान से देखें कि एक ये गिवन सर्कल है और इस सर्कल में देयर इज ओनली एंड ओनली वन सर्कल पासिंग। हमने मान लिया कि एक सर्कल है जो कि इन तीनों पॉइंट से मिलकर पास हो रहा है। सो अगर हम ध्यान से देखें तो PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने यहाँ बनाया, RQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, और अभी हमने यहाँ पढ़ा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी कॉर्ड का क्या करता है? सेंटर से पास होता है। सो देखिए ये सेंटर से पास हो जाएगा तो इसका मतलब यह हो गया कि OP बराबर किसके आ गया? OQ के आ जाएगा। उसी तरीके से OQ किसके बराबर आएगा? OR के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये तीनों साइडें क्या हो जाएंगी? ये तीनों साइडें इक्वल होंगी, रेडियस के बराबर होंगी। हम एक ही सर्कल यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर ये एक लाइन सेगमेंट है और अगर हम इसको एक और लाइन सेगमेंट की बात करें, इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम निकालते हैं और इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जो भी पॉइंट निकल कर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा, और इससे पास होने वाला एक ही सर्कल यहाँ पर बनेगा। अब देखिए अगली थ्योरम पर आते हैं। 2 कॉर्ड्स AB एंड AC
ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो देखिए दोनों कॉर्ड इक्वल है। प्रूव क्या करना है, सेंटर ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का जो सेंटर है लाई कर रहा है एंगल बाइसेक्टर ऑफ बीएसी। इस बीएसी ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर कर दीजिए, सेंटर इसी पॉइंट पर इसी वाली लाइन पर लाई करेगा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए किस तरीके से प्रूव करेंगे, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं हमारे, बस हमें ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी आनी चाहिए। हमने बीसी को ज्वाइन कर दिया, हो सकता है ये बीसी जो है ओ से पास और हो सकता है ओ से पास ना भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ए बी बराबर ए सी के है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में पहले ही बोल देगा एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ये एंगल इसके बराबर है, ये इक्वल दे ही रखा है। इसके अलावा हमारे पास में क्या है, ए एम क्या हो जाएगी हमारी, कॉमन हो जाएगी। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल यानी कि बी एम ए और सी एम ए ये दोनों इक्वल होंगे, और दोनों एंगलों को जोड़ दिया जाए तो 180 आएगा। इसका मतलब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। सो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो BC पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और हमने अभी यह पढ़ा था कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है किसी कॉर्ड की, वो ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर, वो हमेशा सेंटर से ही पास करती है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये कॉर्ड है BC, और अगर BC कॉर्ड है तो बाय CPCT BM भी बराबर है MC के। तो ऐसा तो जब भी पॉसिबल होगा जब ये कॉर्ड जो बाइसेक्टर है वो सेंटर से पास हो रहा हो। सो यही चीज हमने यहाँ पर प्रूव कर दी। If two chords of AC and AB and AC of a circle with center O such that center O lies on the bisector of angle BAC, prove that AB बराबर AC। So देखिए यहाँ पर AB बराबर AC का हमें प्रूव करना है। तो देखिए अगर हम इन गिवन ट्रायंगल की बात करें तो OA बराबर OB या रेडियस है। अगर ये रेडियस है तो ये एंगल जितना होगा उतना ही ये वाला एंगल भी हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जितना ये एंगल होगा उतना ये वाला एंगल भी हो जाएगा। अगेन ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब ये चारों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो अगर ये चारों एंगल इक्वल हो गए तो अगर हम ध्यान से देखें, सो ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, ये एंगल, ये वाली साइड, ये एंगल, ये आपस में क्या बना देंगे, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो यहाँ से हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आने से यानी कि सॉरी यहाँ पर AO इक्वल है तो AO क्या होगी हमारी, कॉमन होगी, इस ट्रायंगल में भी इस ट्रायंगल में। ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल कर आया कि AB बराबर AC भी हो जाएगी, जो कि हमें प्रूव करना था। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे AB बराबर AC हमें प्रूव करना है। बाय मिस्टेक मैंने आपको बता दिया कि AB AC के बराबर है, AB AC के बराबर नहीं है, ये तो हमें प्रूव ही करना था। तो ध्यान क्या रखना है कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, और ये साइड कॉमन हो गई। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो बाकी के सभी पार्ट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल सारी इक्वल बाय CPCT, ये सारी की सारी चीजें इक्वल हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यदि दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट पर, यानी कि एक ये सर्कल है और एक ये वाला सर्कल है, ये दोनों किसी एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो फिलहाल में हम क्या मान लेते हैं कि ये इन दोनों से मीट होने वाला ये हो जाएगी हमारी सेंटर को जोड़ने वाली लाइन, और ये होगी हमारी वह कॉमन कॉर्ड जो कि दोनों सर्कल पर आ रही है। इसे आधा आधा बांट रहे हैं, ये हमें प्रूव करना है। इसके अलावा जो बट रहा है वो परपेंडिकुलरली बट रहा है। हमें क्या करना है, पहले इस ट्रायंगल की बात करनी है, OA O'। तो देखिए इस ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, नीचे वाले ट्रायंगल में क्या समझना है कि जितना OA है उतना ही OB है, जितना AO' है उतना ही OB' है, रेडियस है ये दोनों अपने अपने ट्रायंगल की। OO' दोनों ही केसेस में कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल, बड़े वाले दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर बड़े वाले दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं सो इससे होगा क्या, इससे यहाँ से हमारा रिजल्ट ये निकल कर आया कि यहाँ जो एंगल बन रहा है यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय CPCT। कहने का मतलब यह हो गया कि एंगल किससे बराबर हो गए, बाय CPCT इक्वल हो गए। तो अगर हम अब ध्यान दें इस ट्रायंगल में AOM और यहां ट्रायंगल में OMB, तो देखिए ये एंगल इसके बराबर हमने यहाँ पे पहले वाले ट्रायंगल से बाय CPCT दिखा दिया, ये साइड पहले से इसके बराबर है, और OM दोनों ही केसेस में कॉमन है। तो यानी कि ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल कर आया कि जितना AM होगा उतना ही MB भी हो जाएगा बाय CPCT। अगर ये दोनों बराबर है तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, और अगर हम इन दोनों एंगलों को जोड़ दें तो 180 आएगा। इसका मतलब यहाँ जो एंगल बनना होगा ये 90, यहाँ भी 90। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, जो हमारी लाइन सेगमेंट जो कि इन दोनों पॉइंट के सेंटरों को जोड़कर आ रही है, वह कॉमन कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करी, यानी इक्वल तो है और इसके अलावा परपेंडिकुलर यानी कि एंगल भी 90 डिग्री हमें यहाँ पे प्रूव करना था। सो अब हम आ जाते हैं अपने अगली थ्योरम पर।
सो देखिए अगली थ्योरम क्या कहती है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी कि ये जो गिवन कॉर्ड है ये आपस में इक्वल है। हमें यहाँ प्रूव करना है कि ये बराबर दूरी पर है सेंटर से, यानी कि OM और OL को बराबर दिखाना है। सो देखिए यदि यहाँ से OL डैश परपेंडिकुलर यहाँ पर AB पर और OM डैश परपेंडिकुलर बना दिया हमने CD पर। क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में यहाँ पर ये गिवन है कि इक्वल कॉर्ड्स यानी कि AB बराबर किसके है, CD के है। सो अगर हम ध्यान से देखें AB बराबर CD के है और हम जानते हैं कि यदि हमने इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया है, परपेंडिकुलर बना दिया है, कंस्ट्रक्शन क्या करी हमने, OA को OC से जोड़ दिया। हमें प्रूफ क्या करना है, OL बराबर OM प्रूफ करना है। सिंस द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, तो देखिए सेंटर से जो परपेंडिकुलर बनाते हैं ये सामने ये जिस कॉर्ड पर बनती है उसे बराबर बराबर भागों में बांट देती है, यानी कि जितना AL होगा उतना ही LB होगा। और हमने यहाँ पे पढ़ा है कि AB जितना है उतना ही CD है, यानी कि AL जितना होगा उतना ही CM होगा। सो AL और CM बराबर है, OA और OC रेडियस है, यानी कि ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर यहाँ पर बनेगा ही बनेगा। तो ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए RHS क्राइटेरिया से। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो OL बराबर OM आ जाएगा बाय CP CT। तो यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके से, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। इस केस में बोल दिया गया है कि जो कॉर्ड है वह सेंटर से यदि बराबर दूरी पर है तो ये बताइए कि AB और CD बराबर होंगी या नहीं, यानी कि ठीक इसका उल्टा हो गया। सो देखिए हमें इस केस में कैसे सॉल्व करना है, जो कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो हमने यहाँ पर यह समझ लिया कि अगर हम इस पॉइंट से O से OL डैश OL परपेंडिकुलर बनाते हैं AB पर तो ये बराबर बराबर भागों में बांटेगी। तो जितना AL होगा उतना ही BL होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं दे रखा कि AB CD के बराबर है, ये तो हमें इस केस में प्रूव करना है। और जितना CM होगा उतना ही MD भी होगा। सो अगर हम इस गिवन ट्रायंगल की बात करें तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जितना OA है उतना ही OC है, क्योंकि ये तो रेडियस है। इसके अलावा OLA यहाँ पर 90 डिग्री बनना है और यहाँ पर ये एंगल भी 90 डिग्री बनना है। इसके अलावा क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है कि ये जो दोनों कॉर्ड है ये बराबर दूरी पर, यानी OL जितना है उतना ही OM है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AL बराबर CM हो गया और AL जितना था उतना ही AB था। तो AL जितना था उसका दुगना AB था। तो इसका मतलब ये हो गया कि AL बराबर अगर CM है तो ट्वाइस ऑफ AL बराबर ट्वाइस ऑफ CM, और ट्वाइस ऑफ AL कितना हो गया AB, और ट्वाइस ऑफ CM कितना हो गया CD। तो ये दोनों भी साइड है बराबर, ये दोनों भी कॉर्ड है बराबर ही हो जाएंगी। अगली थ्योरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद वाली थ्योरम भी नहीं है। अब देखिए थ्योरम 5, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मान लेते हैं कि AB अगर 5 मीटर है और CD भी 5 मीटर है, सेंटर के साथ जो एंगल बना रही है, तो ध्यान रखिएगा कि इस केस में एंगल इक्वल ही बनेगा। कैसे प्रूव करेंगे, जितना OA है उतना ही यहाँ पर अगर हम ध्यान से समझे तो उतना ही OD है, जितना OB है उतना ही OC है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, रेडियस है। इसके अलावा क्वेश्चन में पहले से गिवन है इक्वल कॉर्ड, यानी कि कॉर्ड्स क्या है, इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है तो ये ट्रायंगल दोनों आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि CP CT से ये एंगल इसके बराबर भी हो जाएगा। तो इक्वल एंगल ही सेंटर पे सबटेंड करेंगे। ठीक उसका उल्टा दे रखा है, यदि एंगल इक्वल सबटेंड हो रहा है तो प्रूव करिए कि कॉर्ड इक्वल है। तो देखिए ये लाइन ये और ये बराबर है, रेडियस है, यहाँ से ये भी बराबर हो जाएगा इसके, और एंगल दोनों बराबर दे ही रखे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो AB बराबर CD हो जाएगा बाय CP CT। सो इस तरीके से हमारा ये थ्योरम भी प्रूफ हो जाती है। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं उन थ्योरम पर जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देखिए अब यह हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम हो जाती है, आर्क एंड एंगल सबटेंडेड बाय देम। देखिए इस टाइप का मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था, वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको समझाया था कि एंगल कैसे, यहाँ पर हमने समझा था कि सर्कल के अंदर जो एंगल है, जो हमने यहाँ पर इक्विडिस्टेंट वाला क्वेश्चन किया था, इसमें हमने समझा था कि यहाँ जो सेंटर पे जो एंगल है वो 180 डिग्री है, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। सो वही चीज़ अब हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। तो देखिए सेंटर पे जो भी एंगल होगा और यहाँ पर जो एंगल होगा उसके बीच में रेशियो होता है 1:2 का, यानी कि अगर यहाँ पे एंगल 50 है तो यहाँ पे एंगल 100 डिग्री होगा। तो ये कैसे प्रूव होता है, तो इस बेसिकली इसके प्रूफ को हमें यहाँ पर समझना है। सो देखिए अगर हम ध्यान से देखें, ये 1 है, ये 1 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का सम आएगा। एक्सटीरियर एंगल है तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 ही होगा। ऐसा क्यों, ये 1 और ये 1, क्योंकि OR जितना है उतना ही OP भी है, तो ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया।
सो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो एंगल 1 बराबर एंगल 1, और ये वाला एंगल कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, क्योंकि OR जितना है उतना ही OQ भी है। सो ये एंगल कितना है, ट्वाइस ऑफ एंगल OQ, ट्वाइस ऑफ एंगल 2। तो देखिए 1 2 यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ कितना आ रहा है, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस का एंगल 2। इसका मतलब है कि जो सेंटर पे जो एंगल है वो ऊपर वाले एंगल का दुगुना है। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे प्रूव कर लिया। वही सेम चीज यहाँ पर, ये 1 है ये भी 1 है, तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और वही सेम चीज इसमें भी होगी कि अगर यहाँ पर ये 1 है और ये भी 1 है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ट्वाइस ऑफ एंगल 1 ही बनेगा। सो एक्सटीरियर का केस हो चाहे इंटीरियर का केस हो चाहे हमारा सेमी सर्कल का केस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा हर केस में वैल्यू सेम ही निकल कर आएगी। अब देखिए हमें क्या समझना है कि POQ, अगर हम इस R की बात करें तो R के हिसाब से तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल R हो जाएगा, और अगर हम S के हिसाब से बात करें तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल S हो जाएगा। जबकि सेंटर पे एंगल एक ही बनेगा, तो इसका मतलब है कि ट्वाइस ऑफ एंगल R बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल S। इसका मतलब है कि जितना एंगल R होगा उतना ही एंगल S भी होगा। सो यही चीज हमने यहाँ पर प्रूव कर देनी है। अब देखिए यहाँ पर सेमी सर्कल पे जो एंगल बनना है वो राइट एंगल है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ एंगल कितना बनना है, 180 डिग्री। सो ठीक यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, इसका आधा ही बनेगा, तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये इसी चीज को हमने यहाँ पर प्रूव कर रखा है। इसके बाद में सेम यही चीज रिपीट हो रखी है। अब देखिए एनी एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क, तो देखिए ये है माइनर आर्क इन दी अल्टरनेट सेगमेंट इज एक्यूट। तो देखिए इसके अल्टरनेट सेगमेंट में ये है माइनर आर्क, इसका अल्टरनेट सेगमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। और अगर हम मेजर आर्क की बात करें तो मेजर आर्क के साथ में जो एंगल बनना है वो कौन सा बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल यहाँ पर बनेगा। तो इसी चीज को यहाँ पर हमें प्रूव करना है। बेसिकली इसका क्लास 9th के टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। थ्योरम 6 भी, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता है। अब आ जाते हैं अगले थ्योरम पर। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को किसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, तो बेसिकली वह क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा जब उसकी सारी वर्टेक्सेस, यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल की सभी वर्टिसेस कहाँ पर लाई करेंगी, सर्कल के ऊपर लाई करेंगी, तब यह क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, साइक्लिक कहलाएगा। इसके अलावा थ्योरम यह कहती है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वो 180 डिग्री होते हैं, यानी कि D और B को जोड़ दिया जाए तो 180 आएगा, और A और C को जोड़ दिया जाए तो 180 आएगा। इक्वल है ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा गया है, सिर्फ और सिर्फ यह बताया कि जोड़ने पर बराबर आते हैं किसके, 180 के। यानी ये एंगल 180, और अगर हम C और A को जोड़ दें तो ये एंगल भी 180 आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि A और C बराबर है, इसकी बात हमने यहाँ पर नहीं की है। सो AC जोड़ने पर 180, BD जोड़ने पर भी 180। सो इसी का यहाँ पर प्रूफ दे रखा है। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल प्रूफ है। इसको अगर हम प्रूव करने की कोशिश करें तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सो देखिए कंसिडर साइड AB ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD ऑफ द एंगल ACB एंड ADB। तो ध्यान से अगर हम यहाँ से देखें ACB, सो देखिए ACB एक ये एंगल, और यहाँ से देखें ABD ये एंगल एक ही कॉर्ड से बनना है, AB कॉर्ड से बनना है। और अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, अभी ऊपर जो डायग्राम था उसमें हमने यहाँ पे समझा था कि इस टाइप से एक ये और ये R और S बराबर होते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, D और C आपस में बराबर होंगे। उसी तरीके से अगर हम यहाँ से निकालते हैं DC से, तो जितना ये बनेगा उतना ही यहाँ पर ये वाला एंगल भी आ जाएगा। सो इसी तरीके से हम इन दोनों को ऐड अप कर देंगे। किस तरीके से ऐड करेंगे, देखिए D और C बराबर है, और अगर हम यहाँ से ध्यान दें BC से, तो BC से ये वाला एंगल, BC से हमारा ये वाला एंगल, और BC साइड से ये वाला एंगल, ये भी आपस में इक्वल ही हो जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ACB और ADB बराबर है, BAC और BDC ये भी बराबर है। सो हमने यहाँ से क्या समझ लिया कि BA ये वाली वैल्यू, BDC और BAC ये भी एंगल बराबर है। अब हम इन्हें ऐड अप कर देंगे। ऐड करने पे हमें यहाँ से यही रिजल्ट मिलेगा कि एंगल B प्लस एंगल D को जोड़ दिया जाएगा तो 180 के बराबर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब हम आते हैं अगली थ्योरम पर। देखिए अगली थ्योरम क्या कहती है, इफ वन ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। यहाँ पर यह कहता है कि यदि एक साइड को बाहर की तरफ निकाल दिया जाए, यानी कि कोई भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक साइड को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया जाए, तो हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि एंगल CBE जो होगा वह एंगल ADC के बराबर होगा। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो देखिए ये 1 है, इसे 2 मानते हैं, इसे 3 मानते हैं, 1 और 2 जोड़कर आता है 180,
और 2 और 3 को भी जोड़कर आता है 180। तो दोनों में 2 कॉमन हटा देते तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 बराबर 3 के ही होगा। यही चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी। अगला हमें इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, अगली थ्योरम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें यहाँ पे ये समझ लेना है कि जो साइक्लिक ट्रेपीजियम होता है आइसोसेलेस एंड इट्स डायगोनल आर इक्वल। कहने का मतलब ये है यदि दो साइड किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की पैरेलल है, मान लेते कि यहाँ पर दो साइड पैरेलल है, ए भी पैरेलल है सी डी के, बाकी बची दो साइड भी इक्वल होंगी, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। यानी कि ए डी बराबर बी सी होगा, मीन्स ये कैसा ट्रेपीजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम प्रूव करना है। इसके अलावा ए सी बराबर भी बी डी प्रूव करना है। तो देखिए इसका क्लास 10th के टॉपिक से लेना देना नहीं है, किस तरीके से प्रूव होता है ये आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया, हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो इस तरीके से हमारी ये थ्योरम कंप्लीट हो जाती है। देखिए लास्ट थ्योरम समझ लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेकिन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बन सकती है। देखिए ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के हमने बाहर की तरफ एंगल ड्रॉ कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं, 1 2 3 4। क्वेश्चन यह कहता है कि सम ऑफ द एंगल्स इन द 4 सेगमेंट एक्सटीरियर टू द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाहर की तरफ जो एंगल बन रहे हैं वो किसके बराबर है, 6 टाइम्स ऑफ राइट एंगल के बराबर है। यानी कि 6 इंटू का 90 डिग्री के बराबर ही एंगल होंगे, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। देखिए बहुत ही इजीली तरीके से हम प्रूव कर देंगे, बस इसमें हमें क्या समझना है तो ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पर बात करें ए एस पी बी की, तो देखिए यहाँ से ए एस पी बी की बात करते हैं, तो जितना एंगल 1 है उतना ही एंगल पी है, सॉरी एंगल 1 और एंगल पी को जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों, क्योंकि देखिए एस पॉइंट, ए पॉइंट, पी पॉइंट और बी पॉइंट सारे के सारे किस पे लाई कर रहे हैं, सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। सो 1 प्लस पी जोड़ देंगे तो 180 आएगा। अब यदि 1 प्लस पी जोड़ने पर 180 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 प्लस क्यू, यानी कि एस बी क्यू सी, इस क्वाड्रिलेटरल में बात करें तो 2 प्लस क्यू जोड़ने पर 180 आएगा। इस क्वाड्रिलेटरल में डी एस सी आर में देखें तो 3 प्लस आर जोड़ने पर 180 आएगा। अब हमने इन दोनों को जोड़ दिया, यहाँ कितना आ जाएगा 540 और यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस पी क्यू प्लस आर। और 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या बन रहा है, तो ध्यान से देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 एस एंगल बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे एस आ गया, यानी कि पी क्यू आर एस जोड़ के 6 टाइम्स ऑफ राइट एंगल आ जाएगा। इस तरीके से हमारी क्लास 9th में जो इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, जो कि कैरी होनी है, यानी कि जिससे रिलेटेड क्लास 10th में क्वेश्चन बन सकते हैं, उनका डिस्कशन हमने कर लिया। स्टिल यहाँ तक कि किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।